हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एडू सेंटर। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है बिहार एसएससी के लिए है स्पेशली, और एसएससी जीडी वाले भी देख सकते हैं। दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, कल जो आपको वीडियो प्रोवाइड कराया गया था वो गलती से पुराना वाला बुक का पीडीएफ आ गया था। तो आज फिर से एक रिफ्रेश करके नया वाला पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, नया वाला वीडियो मिल जाएगा। बहुत पुराना बुक नहीं है, क्वेश्चन ख़राब नहीं है, क्वेश्चन बढ़िया ही होता है, लगभग क्वेश्चन अच्छा ही है सबका। उसमें वो है कि करेंट अफेयर थोड़ा उसमें पुराना हो गया, इसमें थोड़ा लेटेस्ट है, 3-4 महीना पहले का है। इसको पुराना हम नहीं बोल सकते हैं। करेंट अफेयर तो वैसे आपको कम से कम 1 साल का तैयारी करना ही पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। ये बुक आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, जो एडिटोरिया के नाम से, जिसे परवीन सर और उनके टीम द्वारा लिखा गया है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो हम लोग सेट 1 स्टार्ट करते हैं। बोल रहे हैं भारत में उच्च न्यायालय को न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलवाते हैं। कौन से पद की शपथ दिलवाते हैं? वह दिलवाते हैं राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के जो राज्यपाल हैं वह अनुच्छेद 219 के तहत शपथ दिलवाते हैं। लेकिन किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अगर नियुक्ति की बात किया जाए तो नियुक्ति या राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और नियुक्ति करते टाइम राष्ट्रपति जो है उस राज्य के राज्यपाल, ठीक है, राज्य के राज्यपाल, और फिर उसके बाद किसके, उस जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं। ठीक है, और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उच्चतम न्यायालय के, उनके भी मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं। 3 आदमी से परामर्श लेने के बाद नियुक्ति करते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति किसका नियुक्ति करते हैं? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश का, लेकिन शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा करता है। इसका निपटारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 71 के तहत। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 3रा नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है किसके द्वारा? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है यह संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आता है, जो अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यह भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड से। आयरलैंड किस देश के संविधान से लिया है? स्पेन के संविधान से लिया है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जैसे अनुच्छेद 40 जो पंचायती राज से संबंधित है। ओके, और अनुच्छेद 44 याद रखिएगा, समान सिविल संहिता से संबंधित है। समान सिविल संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 51 जो है वह अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। किससे? अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है अनुच्छेद 51, ये याद रखिएगा। जो एक जो इंसान है जिनका नाम आप याद रखिएगा, जिनका नाम था ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन एक नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, नाम है ग्रेनविल ऑस्टिन। इन्होंने जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसको संविधान का आत्मा बोले थे। संविधान का आत्मा बोले थे किसको? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। अगर बी आर अम्बेडकर की बात किया जाए, बी आर अम्बेडकर जो है अनुच्छेद 32 को इन्होंने संवैधानिक उपचार है इसको संविधान का आत्मा बोले थे। लेकिन पूरे संविधान का आत्मा किसको बोला जाता है? वह मौलिक अधिकार को बोला जाता है, जो भाग 3 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 4था नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है भारत के मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का जो अधिकार है यह एक संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यह एक संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जो 2015 में एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, 2015 में फैसला आया था, उसमें जो भारतीय संघ बनाम PUCL, किसके बीच? PUCL वर्सेस भारतीय संघ के बीच हुआ था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो मताधिकार और निर्वाचित होने का जो अधिकार है, मताधिकार मतदान देने का जो अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? सिविल सेवा बोर्ड के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वह कैबिनेट सचिव होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट सचिव जो होते हैं वह भारत के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी भी होते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो इनको लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा इनको हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे नहीं है, आगे देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह क्या होता है? क्योंकि गणतंत्रात्मक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई भी वंशानुगत शासक यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी वंशानुगत शासक नहीं, यहाँ पे निर्वाचित होते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब, और उन्हीं के द्वारा देश चलाया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, गांधी को
चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? आमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कब? 1917 में। 1917 में महात्मा गांधी आए थे चंपारण, और चंपारण सत्याग्रह यहीं से स्टार्ट किए थे। भारत में पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा यहीं चंपारण से ये स्टार्ट किया गया था। ओके। और राजकुमार शुक्ल जो थे 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस के उसी में मिले थे महात्मा गांधी से, और वहीं पे बताए थे कि जो चंपारण में तीन कठिया प्रणाली, तीन कठिया जो नील के तीन कठिया प्रणाली है, जिसके कारण नील का जो किसान है, नील का खेती करते हैं, उनको काफी उत्पीड़न सहना पड़ता है, उनको काफी प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण आप चलिए वहां पे कुछ सॉल्व कीजिए मैटर। तो गांधी जी आए थे यहाँ पे, सत्याग्रह किए थे, तो मैटर सॉल्व हो गया था। तीन कठिया प्रणाली, 3/20 इसको ऐसे भी लिखा जाता है, तीन कठिया प्रणाली को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण जो सर्वोदय योजना थे, वह सरकार को किसने बताया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा बताया गया था। ठीक है, और चलिए जयप्रकाश नारायण ये हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? ये किया गया था सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, और जो यादुनाथ सरकार जो थे, यादुनाथ सरकार ये कहाँ पे? यह बक्सर में युवा क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण देने का उपाय खोजे थे। ठीक है, और ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? जो रेवती नाग थे ये, और ये आकर फिर भागलपुर में भी अनुशीलन समिति का स्थापना किए थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बिहार का पहला रामसर स्थल है वह है कांवर झील। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किस जिले में स्थित है? यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। ठीक है, बेगूसराय जिले में स्थित है, और इस जो यह 16 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 16 वर्ग किलोमीटर में। यह प्रवासी पक्षियों के लिए भी काफी फेमस है कांवर झील, और जो जल निम्न जो वनस्पति है उसके लिए फेमस है। जैसे क्या हो गया? वेलसेनेरिया, लेपरिलिया और लेरिसिलाटा, इसके लिए यह काफी फेमस है। हाइड्रा के लिए भी यह काफी फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है हाइड्रा के लिए। ये कांवर झील आप याद रखिएगा। ठीक है, और देश का कौन से नंबर का? देश का 39वां था, और बिहार का पहला है कांवर झील। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता का खोज सबसे पहले 1921 में किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसको आदि ऐतिहासिक अथवा इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वह लोथल एक जगह है जहाँ से बंदरगाह के बारे में पता चला था, लोथल से। ठीक है, और सूत का जो बंदरगाह है वह सूतकोटदा से भी बंदरगाह का पता चला था, सूतकोटदा से भी बंदरगाह का पता चला सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। मिस्र की सभ्यता इजिप्ट के से संबंधित है। फारस की सभ्यता भी यह काफी पुरानी सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता भी जो है वह तुर्की से संबंधित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। बोला है प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, वह कौन थे जिन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिए थे? तो वह थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, यह मौर्य वंश के संस्थापक थे। किसके? मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य, जिनको हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से भी हम लोग जानते हैं, कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से जानते हैं। जो चाणक्य थे यह तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़े थे। किससे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़े भी थे, वहाँ प्रोफेसर भी थे। और जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वह कहाँ? सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। यह क्वेश्चन आया हुआ है, किस दो नदियों के बीच? सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश को खत्म करके मौर्य वंश का स्थापना किए थे? तो नंद वंश को खत्म करके, जो उसके अंतिम शासक थे घनानंद, उसको खत्म करके मौर्य वंश का स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और यह बाद में क्या किए? तो यह जैन धर्म अपना लिए, और कर्नाटक में चले गए। कर्नाटक के श्रावणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व में एक क्या किए? संलेखना विधि से अपने मोक्ष को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, शरीर को त्याग दिए थे। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है गंधार कला को। ऑप्शन सी राइट आंसर है, गंधार कला शैली को ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत और यूनानी कला का सम्मिश्रण है। किसका? भारतीय और यूनानी का सम्मिश्रण है गंधार कला। ठीक है, और इसके संरक्षक किसे माना जाता है? शक और कुषाण, शक वंश और कुषाण वंश को इसका संरक्षक माना जाता है। किसका? गंधार कला का।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक के द्वारा किया गया था? दिल्ली के अमीरों का दमन सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश द्वारा बहुत सारा महत्वपूर्ण काम किए गए थे, जैसे दिल्ली में अमीरों का या तो दमन किया, एक हो गया कुतुब मीनार का निर्माण करवाना, इसने स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, पूरा मतलब पूरा करवाया था। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, लेकिन इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। ठीक है, एकता प्रणाली इसी ने शुरू किया था, इल्तुतमिश ने शुरू किया था। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था, किसने? इल्तुतमिश ने ही बनाया था, जिसे तुर्कान ए चहलगामी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। कब से कब तक हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था यह 1780 से 1784 के बीच हुआ था, और इस टाइम वारेन हेस्टिंग था भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल। और 1784 में मंगलौर की संधि भी इस युद्ध से समाप्ति हुआ था, जो 1784 में हुआ। उसके बाद जो यह युद्ध समाप्त हुआ कैसे हुआ? तो मंगलौर की संधि हुआ, मंगलौर की संधि, उसके बाद यह युद्ध समाप्त हो गया था मंगलौर की संधि से। ठीक है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे मंगलौर की संधि। चलिए, ठीक है। उसके बाद तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध 1792 से, जो थर्ड आंग्लो मैसूर हुआ था 1790 से 92 के बीच हुआ था। जो फोर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था यह 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, और टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से भी हम लोग जानते थे। ठीक है, और जो चतुर्थ जो हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, और वहां पे फिर से अंग्रेज के अंदर में आ गया था मैसूर। 16 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? यह कथन किसके द्वारा? तो लॉर्ड डफरिन के द्वारा किया गया था, और कहा गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन जो था, यह कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, लॉर्ड डफरिन के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रनाडे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब किया गया था? 1867 ईस्वी में। कब? 1867 ईस्वी में किया गया था इनके द्वारा। और परमहंस मंडली का भी स्थापना किसके द्वारा? गोपाल हरि देशमुख के द्वारा किया गया था, परमहंस मंडली की स्थापना। ठीक है, कब? तो 1840 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, कब? 1840 ईस्वी में किया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का जो मुख्य विशेषता था वह था भू राजस्व। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, भू राजस्व। नेक्स्ट देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? जौनपुर से फतवा जारी हुआ था अकबर के विरुद्ध। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1580 ईस्वी में यह जो है वह फतवा जारी किया गया था अकबर के विरुद्ध। 1580 ईस्वी में जो जौनपुर के धर्मगुरु सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, तो थोड़ा सा छोटा करने पे पूरा आ जाएगा। बोल रहा है थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। दिए गए घटनाएं घटनाएं तथा उसे के तिथि का सही मिलान करें। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब हुआ था? रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को आया था। कब आया था? 19 मार्च 1919 को। तो यहाँ के ए का तो एक हो जाएगा। देख लेते हैं ए का एक किस में है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा इधर हो गया, तो ए का एक जो है ऑप्शन ए में है, सी में, डी में है, तो बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, 6 अप्रैल 1919। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था? अमृतसर अधिवेशन जो हुआ था यह 2 दिसंबर 1919 को हुआ था, और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ए का एक, ठीक है, ए का एक, बी का दो। ठीक है, बी का दो किस में है? तो ए में भी है और डी में भी है, तो सी कट जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है? सी का चार किस में है? सी का तो इसमें 3 है, सी का 4 इसमें है, और डी का 3 है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम कौन सा है? इसका आरोही क्रम है
सबसे जो है इसमें अगर देखा जाए तो इसमें नेपाल, उसके बाद हो जाएगा पाकिस्तान, चीन और फिर बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा किससे है? बांग्लादेश से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए भारत सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ शेयर करता है 4096 किलोमीटर का। ठीक है, उसके बाद चाइना के साथ शेयर करता है 3488 किलोमीटर का। फिर उसके बाद पाकिस्तान के साथ शेयर करता है 3323 किलोमीटर का। फिर उसके बाद नेपाल आता है जो 1751 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। फिर म्यांमार आता है जो 1643 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। फिर भूटान आता है, भूटान 699 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, फिर अफगानिस्तान आता है 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। ये पूरा याद रखिएगा, भारत इतना देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। बांग्लादेश के साथ 4096, चाइना के साथ 3488, पाकिस्तान 3323, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, बांग्लादेश सॉरी भूटान 699 और जो है यह यहाँ से क्या अफगानिस्तान 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है? कौन सा जिला है? तो वह रोहतास जो है धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला जिला नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार में जो धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाले जिले जो है वह दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इसमें मुंगेर है, ठीक है, नवादा है, जमुई है, ये सब जिले इसके अंतर्गत शामिल है। रोहतास जो है दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यह विंध्य प्रकार की भू-स्तरीय रचना पाई जाती है। किसमें? रोहतास में विंध्य प्रकार की भू-स्तरीय रचना पाई जाती है। और बिहार में जो विंध्य भू-स्तरीय रचना कैमूर में, सोन नदी के घाटी यानी रोहतास में, ये सब में पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें कौन सा सही है ये बताइए। ठीक है, कौन सा सही? इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है, ये भी सही है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, ये भी सही है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। 1 2 3 4 सभी सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? नर्मदा घाटी जो है वह सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जो नर्मदा नदी है यह कहाँ जाके गिरती है? अरब सागर में जाके गिरती है। कहाँ पे? अरब सागर में जाके गिरती है। ओके, ये चीज आप याद रखिएगा। नर्मदा जो है यह विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहती है और यह भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। ठीक है, भ्रंश घाटी का मतलब क्या हुआ? दो पर्वतों के बीच जो नदी बहती है। तो यहाँ पे जो जैसे ये दो पर्वत है और इसके बीच जो नदी बहती है इसको भ्रंश घाटी बोलते हैं। ठीक है, भ्रंश घाटी का निर्माण करती है और ये अरब सागर में जाके गिर जाती है। नर्मदा नदी जो है वह पश्चिम की तरफ बढ़ने वाली सबसे लंबी नदी है जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और नर्मदा नदी पे ही जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू है, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू है और नर्मदा नदी के साधुवीर द्वीप पे स्थित है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन को भी थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ताकि अच्छा से आपको क्वेश्चन दिखाई दे। देखिए इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को आपको सही से सुमेलित करना है, मिलाना है। चलिए हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, बोल रहा है बादाम पहाड़। बादाम पहाड़ कहाँ स्थित है? ठीक है, बादाम पहाड़ जो है उड़ीसा में स्थित है। तो ए का 2 हो जाएगा। ए का 2 किस में है? सी और डी में है, तो ए और बी कट जाएगा। फिर बोल रहा है डलीरा राजहरा। डलीरा राजहरा, ठीक है। कुद्रेमुखी, कुद्रेमुख तो यह कर्नाटक में है। कुद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटक में। तो सी का 4 हो जाएगा। सी का 4 भी इसमें है। ठीक है, सी और डी, तो सी का 4। अब हमको बी और डी मिलाना है। नोआ मुंडी, नोआ मुंडी कहाँ स्थित है? नोआ मुंडी जो है यह झारखंड में स्थित है। नोआ मुंडी झारखंड में स्थित है। डी का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे सी में है, डी का 1। और डल्ली राजहरा, डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ में स्थित है। बी का 3। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। यह किस देश में, अफ्रीका के किस देश में स्थित है? तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तंजानिया। ठीक है, किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। और ओजस ओजस डेल सेल्डो, ओजस डेल सेल्डो जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। माउंट मैकिनले यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और एल्ब्रुस जो है यह क्या है? एक सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है यह कहाँ स्थित है? एल्ब्रुस यूरोप का है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। यह किस दिशा में बहती है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है
कि सूची 1 और को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सही उत्तर आपको चुनना है। ओके, यहाँ पे जैसे बोल रहा है, यहाँ पे देश और इसका राजधानी दिया गया है। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे है। बिल्कुल यहाँ पे सही बात है। ठीक है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, ये भी सही है। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है, ये भी सही है। 1 2 3 4 सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? मूल्य अवमूल्यन का वह कौन सा प्रभाव जो है संभावित होगा? तो जो निर्यात है, निर्यात में वृद्धि होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मूल्य मुद्रा के अवमूल्यन से क्या होगा? निर्यात में वृद्धि होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, उस दर को हम लोग क्या बोलते हैं? उस दर को बोलते हैं सीमांत अस्थायी सुविधा दर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है? नहीं यहाँ पे पूछ रहा है, तो आरबीआई से संबंधित इसमें से कौन सा नहीं है? तो यह ऋण नियंत्रण करना, ये तो इससे संबंधित है। मुद्रित नोट जारी करना, इससे भी संबंधित है। जनता को पैसा उधार देना, यह आरबीआई का काम नहीं है, ये बैंक का काम है। यह बैंक का काम है जनता को पैसा उधार देना, ये आरबीआई का काम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देना, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है, ये राइट आंसर है, क्योंकि आरबीआई का काम नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, केवल 3। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? यह किस पंचवर्षीय? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से फेल रहा, क्योंकि इसी में 1962 में भारत चीन का युद्ध हो गया था और 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया था, जिसके कारण 1969 से, ठीक है, 1966 से लेकर 1969 तक, ठीक है, 1966 से 1969 तक योजना अवकाश रखा गया। एक एक साल का योजना बनाया गया और जो भी इसमें कमी हुआ था, जो भी हम लोग को लॉस हुआ था, उसको पूरा किया गया था। ठीक है, योजना अवकाश जो 66 से लेकर 69 तक था, 1966 से इसके कारण था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन बोला है, राष्ट्रीय आय लेखांकन की जन्मदाता किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन की जन्मदाता साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, साइमन कुजनेट्स। ओके, इनको कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। और राष्ट्रीय आय लेखांकन का प्रथम वैज्ञानिक अनुमान किसके द्वारा लगाया गया था? तो वी.के.आर.वी. राव के द्वारा लगाया गया था। 34 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? वाशिंगटन डीसी में अवस्थित है इसका मुख्यालय। कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है? इसका विनियमन कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस देश में भेंट में 20 ब्रॉडगेज रेलवे को उपहार में दिया गया? किस देश को भारत ने 20 ब्रॉडगेज रेलवे इंजन को उपहार दिया है? तो अब बांग्लादेश को दिया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कब दिया? तो 23 मई को दिया गया। दिल्ली में हुए सम्मेलन में भारत तथा बांग्लादेश के रेल मंत्री शामिल हुए थे, इसमें इंजन उपहार में दिया गया था। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में साधारण धान के लिए कितना न्यूनतम मूल्य समर्थन मूल्य यानी एमएसपी निर्धारित किया है? साधारण धान के लिए जो एमएसपी निर्धारित किया गया है 2183 रुपया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा पोषण की पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? किस मंत्रालय के द्वारा? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रयान-3 की जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है का कुल वजन लगभग कितना है? चंद्रयान-3 का जो वजन था वह 39 किलोग्राम था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रयान-3 ओके 3900 किलोग्राम, जिसको 14 जुलाई 2023 को LVM-3 एक क्वेश्चन आता है, LVM-3 M4 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था, इसको भेजा गया था। और श्री हरिकोटा सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है वहां से इसको चंद्रयान-3 को भेजा गया था। और चंद्रयान-1 कब भेजा गया था? 2009 में। और चंद्रयान जो 2 है यह कब भेजा गया था? 2019 में। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम है प्लास्टिक प्रदूषण से समाधान। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्लास्टिक प्रदूषण से समाधान। 41 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के जो दुबराज चावल है इसको जीआई टैग दिया गया है? यह छत्तीसगढ़ का है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चावल से संबंधित और देख लेते हैं, जैसे मरखा चावल की अगर बात करें तो यह किस राज्य की है? मरखा चावल जो है वह बिहार की है, जीआई टैग। ठीक है, मरखा चावल बिहार की है जिसको जीआई टैग दिया गया है। रीवा आम मध्य प्रदेश से संबंधित है। सिंक एस्कोक लद्दाख से संबंधित है। हाथरस की हींग उत्तर प्रदेश से संबंधित, जिसको 2023 में जीआई टैग दिया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्य एवं उसके राज्यपाल का कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है यह पूछा जा रहा है। तो इसमें केरल का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सही है। ओके, ठीक है। नागालैंड का ला गणेशन ये भी सही है, लेकिन त्रिपुरा का गुरमीत सिंह ये सही नहीं है। ठीक है, गुरमीत सिंह कहाँ के हैं? यूके के, यानी उत्तराखंड के हैं। यूके मतलब उत्तराखंड। ओके, त्रिपुरा के कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य है। ठीक है, एसएन एसएन आर्य आप याद रख सकते हैं, एसएन आर्य सत्यदेव नारायण आर्य हैं। ठीक है, राजस्थान के कलराज मिश्र हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। 43 नंबर क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने टीमें भाग ले रही हैं? इसमें कितने टीमें ने क्रिकेट खेल रही है? तो ये टोटल 10 टीम क्रिकेट खेल रही है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 43 का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। ओके, 44 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं। बोल रहा है, हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया पीके शाही को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पीके शाही को कब नियुक्त किया गया था? जनवरी 2023 में नियुक्त किया गया था। 45 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? साहित्य के क्षेत्र में जॉन फांसे को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किसको? जॉन फांसे को साहित्य के क्षेत्र में ये किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, नागेबाजा। नागेबाजा जो शब्दावली है किस खेल से संबंधित है? या जूडो से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जूडो से संबंधित है। शतरंज से एक नाइट जो है शतरंज से संबंधित है। कौन सा नाइट शतरंज से संबंधित है? जो कैडी है गोल्फ से संबंधित है। कैडी गोल्फ से संबंधित है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है, प्रोलॉग किस पीढ़ी के कंप्यूटर भाषा है? प्रोलॉग जो है वो पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर भाषा है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोलॉग पंचम पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है। कंप्यूटर की प्रमुख भाषाएं हैं कोबोल, बेसिक, अलगोल, पास्कल, लोगो, ये सब किससे संबंधित है? कंप्यूटर भाषा। 48 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह रोम में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नक्टा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य में है? नक्टा लोक नृत्य का संबंध महाराष्ट्र से है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जो नक्टा लोक नृत्य है, नक्टा, लेझिम, कोली, बोधा लोक नृत्य का संबंध किससे? महाराष्ट्र से है। ठीक है, जो छऊ लोक नृत्य है कहाँ से? झारखंड से संबंधित है। जो है पनिहारी पनिहारी लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। ये याद रखिएगा, अभी हाल ही में एग्जाम में सब आया हुआ है। छपेली लोक नृत्य किससे संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। सब हाल के एग्जाम में आया, इसलिए यहाँ पे बता दिया जा रहा है। 50 नंबर क्वेश्चन है, निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? निखिल बनर्जी का जो संबंध है या सितार से है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सितार से है। ठीक है, जो बिस्मिल्लाह खां है वो किससे? शहनाई से संबंधित है। भजन सोपारी का संबंध संतूर से है। ठीक है, जो तबला है अल्लाह रखा। ठीक है, अल्लाह रखा खां, इनका संबंध किससे है? तबला से है। ये फेमस है और हाल ही के एग्जाम में आया भी हुआ है। 51 नंबर क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डीसी जनरेटर का बात किया जा रहा है। डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास कैसा होता है? तो 6200 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जो बैगनी कलर का क्या होता है? सभी का यहाँ पे कलर का देख लेते हैं। जो बैगनी कलर का 3900 से 4660 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और लाल रंग का तो हम लोग देख लिए। नारंगी कलर का 5900 एंडस्ट्रम से 6200 एंडस्ट्रम होता है। हरा रंग का 5000 से 5700 एंडस्ट्रम होता है। ऐसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो ब्लू कलर है उसका 4650 से 5000 एंडस्ट्रम तक होता है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की प्रबलता जो है वह कंपन की आयाम पे निर्धारित होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? इसमें से हाइड्रोजन गैस बनती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इधर होगा क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन।
बोल रहा है लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? लाल रंग की जो वस्तु है वह लाल क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यह लाल रंग को परावर्तित करती है, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी कलर की जो वस्तु है वह उस कलर को परावर्तित करती है, तो वो कलर हम लोग को दिखाई देता है। 56 नंबर क्वेश्चन, कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है? कार्य का जो मान है वह किन किन स्थितियों में, तो जब विस्थापन शून्य हो तब हो सकता है, और जब बल तथा विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हो तब जो कार्य का मान है शून्य हो सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध के दो तार R1 और R2 को समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है, समानांतर श्रेणी में जुड़े हुए हैं और संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध है क्या हो जाएगा? R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। बोला निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं? किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं? तो वह रेडियो जो तरंग है इसमें सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जो तरंग दैर्ध्य की बढ़ती लंबाई के अनुसार अगर सही क्रम देखा जाए तो एक्स किरण होता है, सबसे पहले क्या होता है? गामा किरण होता है, उसके बाद एक्स किरण होता है, ठीक है, उसके बाद पराबैंगनी किरण होता है, औरक्त किरण होता है, तब रेडियो तरंगे होता है। जो रेडियो तरंगे होता है, तरंग दैर्ध्य की लंबाई जो है वह सबसे अधिक रेडियो तरंगे में होता है। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है? इनमें से कौन सा है जो यह मिश्रण इस्पात जो है यह मिश्रण है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो उससे जो अयौग बनते हैं उसे हम लोग मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, लोहा, कार्बन तथा कुछ अन्य जो तत्व है यह मिश्र धातु है, जैसे इस्पात जो है मिश्र धातु है। 60 नंबर क्वेश्चन है, कार्नेलाइट, कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? कार्नेलाइट जो है वो पोटेशियम का अयस्क है। ऑप्शन ए राइट आंसर देगा। पोटेशियम जो होता है इसका सिंबल क्या होता है? के होता है। ठीक है, सिंबल क्या हो? के होता है। और कार्नेलाइट पोटेशियम का अयस्क है। कार्नेलाइट का सूत्र क्या होता है? KCl MgCl3, ठीक है, और 6H2O होता है। ठीक है, कार्नेलाइट का ये फॉर्मूला होता है। पोटेशियम क्लोराइड भी इसका अयस्क है, KCl होता है। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 इसका अयस्क भी, इसका भी अयस्क है। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 होता है, ये सब इसका अयस्क है। 61 नंबर क्वेश्चन है, हीलियम के नाभिक में होता है, जैसे हीलियम जो होता है हीलियम का 2 और एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो इसमें 2 प्रोटॉन होता है। ठीक है, और जब इसका एटॉमिक वेट में से जो एटॉमिक प्रोटॉन घटा दीजिएगा 4-2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 न्यूट्रॉन होता है। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग जो रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं। माणिक्य और नीलम जो रासायनिक रूप से किससे होते हैं? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? जर्मन सिल्वर में चांदी 0% होता है। जो जर्मन सिल्वर होता है इसमें क्या क्या होता है? तो 50% क्या होता है? तांबा होता है। 50% तांबा होता है। जो 35% क्या होता है? जस्ता होता है। 35% जस्ता होता है। 15% निकेल होता है। 15% निकेल होता है। इसमें जो होता है वह चांदी, जिसको हम लोग एजी बोलते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल 0% होता है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सॉरी 44, एक मिनट, ये तो हम लोग देख चुके हैं ना। अच्छा, फिर से ये आ गया, ये पेज डबल ऐड हो गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। फिर से सेम पेज आ गया। हाँ, यहाँ से 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? निम्न में से किस पदार्थ, इसमें से कौन सा पदार्थ है जिसका जो विशिष्ट ऊष्मा है वह सर्वाधिक है? तो वह जो है अल्कोहल का विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक किसका है? अल्कोहल का है। किसका है? मतलब 0.60 होता है, 0.60 होता है इसका विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए ऑक्सीकरण का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन। तो इसमें 2 फैक्ट याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन का एडिशन, तो हाइड्रोजन का क्या होगा? हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन का रिड्यूस होगा इसमें से, यानी हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब हो गया रिडक्शन, रिडक्शन ठीक इसके क्या होगा? उल्टा होगा। ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा यानी ऑक्सीजन निकलेगा, और हाइड्रोजन का क्या होगा? एडिशन होगा इसमें। ठीक है, इसके उल्टा होगा। तो ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है यानी हाइड्रोजन का त्याग हो रहा है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है यानी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, बिल्कुल सही है। विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, मास्टर गैस का उपयोग किया जाता है। मास्टर गैस जो है इसका उपयोग रासायनिक युद्ध में किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, मास्टर गैस का उपयोग। जो मास्टर गैस होता है, जो इसका एक जहरीली गैस होता है जिसका रासायनिक नाम है डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड, डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड, और इसको सर्वप्रथम प्रथम विश्व युद्ध में इसका उपयोग किया गया था मास्टर गैस का। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? विस्फोटक नहीं है ये आपको बताना है, तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है विस्फोटक नहीं है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन है? नीलहरी शैवाल है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, नीलहरी शैवाल। 70 नंबर का क्वेश्चन है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को डैश रखते हैं, यानी अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, उसे हम लोग गर्म रुधिर वाले जंतु बोलते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है सुंदरी, ठीक है, सुंदरी जो है या सुंदरी जो पेड़ है, ठीक है, वह किससे संबंधित है? ठीक है, सुंदरी पेड़ जो ए न्यूमेटोफर से संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है? न्यूमेटोफर से संबंधित है। यहाँ पे ए का दो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए का दो सभी में है, ठीक है, ए का दो सभी में है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अमरबेल। अमरबेल जो है, अमरबेल किससे संबंधित है? ये तो ये चूसन मूल से संबंधित है अमरबेल, बी का एक हो जाएगा। किससे? बी का एक, तो ए और डी यहाँ पे कट जाएगा। सिंघाड़ा, सिंघाड़ा किससे संबंधित है? तो जो सिंघाड़ा है यह स्वांगीकरण मूल से संबंधित है, सी का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे बी में है, ठीक है, तो सी का 4, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और जो प्याज जो है यह किसका? यह भूमिगत तना है, प्याज क्या है? भूमिगत तना है, ठीक है, तो डी का यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये याद रखिएगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, शल्य क्रिया में अर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में अर्थोप्लास्टी क्या है? तो यह कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? इंसुलिन में कौन सी धातु, तो वह जस्ता जो है वो उपस्थित होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? हेपेटाइटिस जो रोग है इसे मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो यह जो यकृत है यह सीधा प्रभावित होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हेपेटाइटिस रोग से ये यकृत प्रभावित होता है, जिसको हम लोग हेपेटाइटिस बी नामक वायरस के कारण ये होता है। इसमें लीवर में सूजन हो जाता है और जलन पैदा होने लगता है। तो यहाँ पे